कल्पना कीजिए कि किसी दिन आप अचानक किसी की बस थोड़ी सी मदद कर देते हैं। हाँ, मतलब एकदम आम इंसानियत के नाते। बिल्कुल, बस इंसानियत के नाते। जैसे सर्दी में किसी को अपने घर के अंदर आने देना या किसी अकेले इंसान की थोड़ी हेल्प कर देना। पर सोचिए कि कुछ ही महीनों बाद वही थोड़ी सी भलाई, वही आपकी इंसानियत आपके खिलाफ एक अस्त्र बन जाए। एक ऐसा अस्त्र जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। सही कहा। एक ऐसी सिचुएशन जहां वही भलाई आपको झूठे रेप केस या अपने ही घर में किसी की आत्महत्या के इल्जाम में फंसाने की धमकी में बदल जाए। आज की इस गहरी चर्चा में हम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक डरावनी रियल लाइफ केस स्टडी को समझने वाले हैं। और इस पूरी चर्चा में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो है विक्टिम कार्ड, यानी खुद को लगातार पीड़ित बताने का दिखावा करना और कैसे ये दिखावा एक भयंकर हथियार बन जाता है। आज हमारी ये डीप डाइव 2 हिस्सों में होगी। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहला हिस्सा होगा मनोविज्ञान का, राइट? हाँ, पहले हम उस साइकोलॉजी को समझेंगे जो किसी इंसान को हर चीज का दोष दूसरों पर डालने के लिए मजबूर करती है, जिसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। और फिर हम एक रियल लाइफ स्टोरी देखेंगे, एक अकेले आदमी की कहानी जिसने ऑनलाइन मैट्रिमोनी पर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश की थी और उसकी जिंदगी किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक हो गई। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी एक जेंडर को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये चर्चा जेंडर के बारे में है ही नहीं। हमारा फोकस उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और रेड फ्लैग्स पर है जो ऐसे खतरनाक हालातों को जन्म देते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान पर आते हैं। लोग ऐसा करते क्यों हैं? एक इंसान हर कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ खुद को ही विक्टिम क्यों बताता है? देखिए, जब हम विक्टिम मेंटालिटी सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि सामने वाला नाटक कर रहा है, पर साइकोलॉजी कहती है कि ये हमेशा सिर्फ नाटक नहीं होता। अक्सर ये पास्ट ट्रॉमा या किसी पुराने धोखे से निकला एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? मतलब खुद को बचाने का तरीका? हाँ, इंसान का दिमाग खुद को आगे चोट लगने से बचाने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है। उसके अवचेतन मन में ये बैठ जाता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, तो वो जो भी करता है उसको लगता है कि वो खुद को बचा रहा है। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने पुराने घावों से बचने के लिए एक भारी आर्मर या कवच पहन लिया हो और अब वो जिससे भी टकराते हैं उसी को चोट लगने का दोष देते हैं। मैं तो अपनी जगह खड़ा था भाई, ये दीवार ही रास्ते में आ गई। सही एग्जाम्पल है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब वो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए जानबूझकर इस मेंटालिटी का इस्तेमाल करने लगते हैं। बिल तो लोग जानबूझकर भी करते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे दिमाग एक पैटर्न पहचान लेता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जब वो बेचारे बनते हैं तो लोग उन्हें सिंपैथी देते हैं और सिंपैथी से पावर मिलती है। सबसे बड़ी बात, उन्हें अकाउंटेबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। मतलब ब्लेम शिफ्ट करना एक आदत बन जाती है उनकी। हाँ, और इसमें हमारा सामाजिक ढांचा भी ना एक बड़ा रोल निभाता है। सामाजिक ढांचा? क्या हमारी अपब्रिंगिंग हमें ब्लेम गेम खेलना सिखाती है? डायरेक्ट तरीके से नहीं, पर इनडायरेक्टली हाँ। जो सोर्सेज हम आज देख रहे हैं वो क्लियरली बताते हैं कि बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो, दुनिया सुरक्षित नहीं है, लोग गलत हो सकते हैं। हाँ, ये तो हर घर में बोला जाता है। और इससे उनके अंदर नेचुरली एक हाइपर अलर्ट या ओवर डिफेंसिव माइंडसेट बन जाता है। जबकि लड़कों को सिखाया जाता है कि रोते नहीं है, ब्लेम मत लो, हमेशा स्ट्रांग दिखो। ओह, तो इसका असर ये होता होगा कि प्रेशर वाली सिचुएशन में महिलाएं इमोशनली ज्यादा एक्सप्रेसिव और डिफेंसिव हो जाती हैं और पुरुष सप्रेसिव हो जाते हैं, यानी वो फीलिंग्स को दबा लेते हैं स्ट्रांग दिखने के चक्कर में। सही पकड़ा आपने। और इमोशंस दबाने के चक्कर में मर्द अक्सर अग्रेशन दिखाते हैं। दोनों ही पक्ष अपनी असली गलती मानने से बचने का एक अलग अलग साइकोलॉजिकल रास्ता निकाल लेते हैं। मेक सेंस। तो ये एक पर्सनालिटी इशू ज्यादा है जेंडर इशू से। पर जब ये पैटर्न्स एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, तब सामने वाले की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो सकती है। और तभी हमारी वो ग्राउंड रियलिटी वाली स्टोरी सामने आती है जो इन पैटर्न्स का एक जीता जागता डरावना एग्जाम्पल है। हाँ, चलिए उस केस स्टडी पर चलते हैं। तो एक अकेला आदमी होता है जो मैट्रिमोनियल साइट पर एक महिला से मिलता है। महिला डिवोर्स्ड है और उम्र में उससे बड़ी है। इनकी पहली मुलाकात एक मंदिर में तय होती है और वहां महिला की बड़ी बहन भी आती है। और उस मंदिर में पता है क्या होता है? क्या होता है? बिना उस आदमी से पूछे, बिना उसकी परमिशन लिए, वो महिला मंदिर के पंडित से उन दोनों की पूजा करवा देती है। एक तरह से पहली ही डेट पर उन्हें पूजा के जरिए बांधने की कोशिश करती है। बाप रे,
ये पहली मुलाकात ही इतनी बड़ी अलार्म बेल थी, एक रेड फ्लैग। सही में ना। देखिए, एक हेल्दी रिश्ता हमेशा आपसी सहमति से शुरू होता है। बिना पूछे पहली डेट पर पूजा करवाना साफ दिखाता है कि उस इंसान को दूसरे की पर्सनल बाउंड्रीज कोई परवाह ही नहीं है। वो बस वही करेगी जो उसे ठीक लगेगा। और बात वहां नहीं रुकती। इस मीटिंग के बाद उस आदमी को मैसेजेस की बाढ़ आने लगती है। हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, इतने लंबे कि वो पढ़ भी नहीं पाता। और अगले 3-4 साल तक वो महिला उसे लगातार उसके घर का एड्रेस मांगती रहती है। 3-4 साल तक? हाँ, यहाँ आकर मैं सच में सोच में पड़ गया कि अगर ऐसी घटना हो, हजारों टेक्स्ट आए, लगातार एड्रेस मांगा जाए, तो कोई उसे तुरंत ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? क्या अकेलेपन में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें इतने बड़े रेड फ्लैग्स नहीं दिखते? देखिए, ये साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे सोर्सेज इस मामले में क्लियर हैं कि उस आदमी की नीयत गलत नहीं थी, पर उसने अपना ट्रस्ट बहुत जल्दी दे दिया। हाँ, बट ट्रस्ट किसमें इस बार? वो तो क्लियरली अजीब बिहेव कर रही थी। क्योंकि जब इंसान डीपली अकेला होता है तो उसका दिमाग अफेक्शन और ऑब्सेशन के बीच का फर्क खो बैठता है। हजारों मैसेजेस भेजना प्यार नहीं है, वो लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल और ऑब्सेसिव बिहेवियर है। तो वो आदमी ये सोच रहा होगा कि चलो कम से कम कोई तो मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, और यही इग्नोर करना उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप बन गया। पर इसके आगे जो हुआ वो सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हाँ, यहाँ से ग्रूमिंग शुरू होती है, राइट? एग्जैक्ट ग्रूमिंग। तो साल 2022 में उस आदमी ने LIC एजेंट का काम शुरू किया और इस बात को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। और इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को उस महिला ने एक मास्टर की तरह यूज किया। LIC पॉलिसी करवाने के बहाने वो उसके घर पहुंच गई। बिल्कुल। आदमी ने सोचा चलो 4 साल से जानता हूं, आने देता हूं। पर यही सबसे बड़ी गलती थी। घर आने के बाद उसने घर का सामान सेट करना शुरू किया, खाना बनाया। ऊपर से देखने में कितना केयरिंग लग रहा है ना, पर अंदर से ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड ग्रूमिंग थी। इसे साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। वो क्या होता है? जब कोई आपके पर्सनल स्पेस में आकर आपके लिए काम करता है तो आपके अवचेतन मन में एक ऑब्लिगेशन पैदा हो जाता है, एहसान का भाव। उस आदमी का दिमाग कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। एक तरफ वो जानता था कि ये औरत अजीब है, पर दूसरी तरफ उसे लगा इसने खाना बनाया है, इतनी मदद की है, मैं इसे बाहर निकालने को कैसे कहूँ? वाह, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने सर्दी से बचाने के लिए एक सड़क की बेचारी बिल्ली को घर लाया हो और पता चले कि वो एक बाघ है जिसने घर पर कब्जा कर लिया। आदमी पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। हाँ, और महिला ने इसी हेजिटेशन का फायदा उठाया, पर आगे जाके चीजें वायलेंटली एस्केलेट हो गई है ना। बहुत वायलेंटली। उस महिला ने जबरदस्ती शादी करने का प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और जब आदमी ने स्ट्रिक्टली मना किया तो उसने पता क्या किया? एक चाकू उठा लिया और खुद पर वार करने का सुसाइड का नाटक शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, ये एक्सट्रीम मैनिपुलेशन और विक्टिम मेंटालिटी का पीक है ना? उसने उस आदमी की इंसानियत को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी और सब बोलेंगे कि तुमने मुझे मारा है। इसे इमोशनल टेररिज्म कहते हैं, सामने वाले के दिमाग को डर से पैरालाइज कर देना। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस आदमी ने वर्बल बाउंड्रीज एकदम क्लियर रखी थी। उसने पहले ही बोल दिया था मिलना जुलना ठीक है, पर कोई शादी नहीं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। यहां तक कि उसने सुरक्षा के लिए अपने घर में CCTV भी लगवाया हुआ था। सब क्लियर होने के बाद भी वो फंस गया। क्योंकि वर्बल बाउंड्रीज शब्दों में होती हैं। उन्होंने शब्दों से बाउंड्री बनाई पर फिजिकल बाउंड्री तोड़ दी, घर का दरवाजा खोलकर। मतलब वर्बल रूल्स का कोई फायदा नहीं अगर आपने घर में घुसने दिया। बिल्कुल नहीं। किसी अनस्टेबल या मैनिपुलेटिव इंसान को घर में घुसने देना एक आमंत्रण होता है कि अब तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। दरवाजा खुलते ही सारे रूल्स हवा हो जाते हैं। सच में। और जब आदमी ने सख्ती करनी शुरू की ना, उसकी एंट्री बंद की, तब वो बदला लेने पर उतर आई। उसने उस आदमी की एक्स वाइफ को कॉल्स किए, अपनी एक फॉल्स विक्टिम कहानी सुनाई, धमकियां दिलवाईं और एंड में सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर फेक रेप केस की धमकी देने लगी। कोई भी इंसान मेंटली टूट सकता है। कानूनी और मानसिक दबाव दोनों एक साथ पहाड़ बन जाते हैं। तो इस फेज में बंदा करे क्या? हमारे सोर्सेस एक प्रॉपर 5 स्टेप सेफ्टी प्लान बताते हैं ऐसी दर्दनाक स्थिति से निकलने के लिए। और पहला स्टेप है 0 कॉन्टैक्ट, हर जगह से ब्लॉक करना। लोग सोचते हैं ना कि एक आखिरी बार समझा दूं। हाँ, पर वही सबसे बड़ी गलती होती है। मैनिपुलेटर्स को बस एक ओपनिंग चाहिए होती है आखिरी बात के बहाने और मैनिपुलेट करने के लिए। ब्लॉक मीन्स ब्लॉक। एग्जैक्टली। दूसरा स्टेप है एविडेंस सिक्योर करना।
उसने जो सीसीटीवी लगवाया था ना, वो मास्टर स्ट्रोक निकला। व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और फुटेज, यही कानूनी ढाल बनते हैं ऐसे केसेस में। क्योंकि कोर्ट इमोशनल नाटक नहीं, सबूत देखती है। सही बात। और इसी एविडेंस को लेकर तीसरा स्टेप आता है, लीगल सेफ्टी। तुरंत एक क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट से मिलो और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर पुलिस में एक एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट या सिर्फ डायरी एंट्री दर्ज करवा दो। अरेस्ट के लिए नहीं, बस रिकॉर्ड के लिए। ये बहुत बड़ा काउंटर अटैक है। मैनिपुलेटर्स हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला तो डर कर चुप बैठेगा बदनामी के डर से। फॉर्मल कंप्लेंट होने पर उनका ये डराने वाला फ्रेमवर्क ही टूट जाता है। सही। और चौथा स्टेप उतना ही जरूरी है, अकेले मत रहो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, किसी भरोसेमंद इंसान को सब सच बताओ। अकेलापन ऐसे टाइम पे आपको और कमजोर बनाता है। और आखिरी स्टेप होगा अपने घर की सुरक्षा वापस एस्टैब्लिश करना। हाँ, घर का गेट स्ट्रिक्टली बंद और सीसीटीवी 24 आवर्स एक्टिव मोड पर रखना। पर इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही है जो उस आदमी ने पूछी थी। क्या बात? उसने पूछा था कि क्या मैं आगे कभी किसी औरत पर विश्वास कर पाऊंगा? मतलब इतने गंदे धोखे और ट्रॉमा के बाद, जहां झूठे रेप केस में पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी, क्या एक इंसान का दिमाग वापस ट्रस्ट करना सीख सकता है? ये सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है। ऐसे ट्रॉमा के बाद दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है, हर किसी पे शक करने लगता है। पर हमारे सोर्सेज इस पर काफ़ी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि एक इंसान के फ्रॉड होने का मतलब सब फ्रॉड होना नहीं होता। मतलब हमें जनरलाइज करने से बचना चाहिए, राइट? हाँ, ट्रस्ट एक दिन में वापस तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन अब उसका ट्रस्ट अलग लेवल का होगा, उसका फिल्टर स्ट्रांग होगा। अगली बार कोई उसको थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस करेगा तो वो उसे प्यार नहीं समझेगा, पहले ही अपॉर्चुनिटी में कट लेगा वहां से। हाँ, बिना डरे दूर हो जाएगा। अगली बार वो अकेलेपन में घर का दरवाजा इतनी जल्दी नहीं खोलेगा किसी के लिए। एग्जैक्टली, बाउंड्री स्ट्रांग होगी। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से हमें एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि इंसानियत दिखाना या भलाई करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने रूल्स और फिजिकल बाउंड्रीज को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। विक्टिम कार्ड एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, और जैसा कि आज हमने इस केस में देखा कि ऐसी मैनिपुलेटिव मेंटालिटी का कोई जेंडर नहीं होता। बिल्कुल सही। सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। हम सबकी नीयत ठीक नहीं कर सकते, पर रेड फ्लैग्स को शुरू में ही पहचान कर हम अपने दरवाजे जरूर सिक्योर कर सकते हैं। आखिर में इस कहानी से निकलकर मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज के इस डिजिटल दौर में, ऑनलाइन मैचेस और एप्स की दुनिया में, जहां कोई भी अनजान बहुत आसानी से हमारे करीब आ जाता है, किस मोड़ पर आकर हमारी शराफत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? क्या अब वक्त आ गया है कि हम हर नए रिश्ते को शुरुआत में एक सस्पिशन यानी संदेह की नजर से देखने की आदत डाल लें? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर सबको बैठकर सोचना चाहिए। सही में। तो इस चर्चा में आज बस इतना ही। इस गहरी डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।